खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सर ही इज आउट ऑफ डेंजर। उनकी बाएं पसली बहुत ज्यादा डैमेज हुई है और दाएं टांग भी। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है मगर ये पुलिस केस है। आपके बेटे पर कातलाना हमला हुआ है। डॉक्टर उन्हें तफसील बता रहा था। क्या वो होश में है? जी आप मिल सकते हैं, डॉक्टर कहता चला गया था। वो हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मौजूद थे। सामने उनका बेटा पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। उनके दिल को कुछ हुआ था। क्या तुम फिर अजलान से लड़े हो? वो उससे पूछ रहे थे। पापा, मैं बस उसे कहने गया था कि वो फजर को तलाक दे दे। वो तकलीफ में था। जब ही रुक रुक कर लफ्ज अदा कर रहा था। फजर फजर फजर। वो इतनी अहम है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जान दांव पर लगा दो? तुम में अकल नहीं है? वो धाड़े थे। तुम रोज कोई ना कोई नई गलती करोगे और मैं तुम्हें रोज ऐसे लेकर खार होता फिरूंगा। जब हिम्मत नहीं है तो सामने से क्यों वार करते हो? अगर सामने वाला शेर हो तो कुछ वार पीठ पीछे भी करने पड़ते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। आस्तीन का सांप बनकर डसने में जो मजा है वो तुम समझ ही नहीं सकते। उन्होंने इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते कहा। क्या मतलब पापा? वो समझ नहीं सका। कुछ मतलब नहीं। अब जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसा करोगे। थोड़ी देर तक पुलिस आएगी और तुम बयान दोगे कुछ भी, मगर इसमें अजलान का नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने किसी गैर मरई नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। मगर पापा, लास्ट टाइम तो हम जानते नहीं थे कि हमला किसने करवाया, मगर इस बार तो हमें पता है। उसकी समझ में बाप की बात ना आई। और हम अगर तुम्हें फजर चाहिए तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश न करना। इस मामले को अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। उन्होंने कहते हुए आगे बढ़कर उसके कांधे को तपतपाते हुए कहा। थैंक्स पापा, मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स तब बोलना जब वो फजर अरहम हमदानी बनेगी। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी मेरी तरह मोहब्बत के लिए भटके। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। वो कहते हुए वहां से निकले और जेब से मोबाइल निकालकर ड्राइवर को कॉल की। पार्किंग से गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर आओ। शाह हाउस जाना है। तो बोलो निदा, क्या फैसला किया तुमने? वो आज फिर उनकी अदालत में खड़ी थी। फैसला करने का इख्तियार आप और आपके बेटे ने मुझे दिया ही कब है, ऐसा वो सिर्फ दिल में ही सोच सकी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है बड़ी मामा। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। उसने बड़े भारी दिल से अल्फाज अदा किए थे। अपनी किस्मत अपनी हाथों से फना करना उसे ही कहते हैं शायद। मगर वो नहीं जानती थी जो खुशियां किसी के लिए कुर्बान की जाती हैं, उनका सब्र और सिला रूह पर से सारे बोझ हटा देता है। सच्ची मेरी जान, तुम सच कह रही हो। यहाँ आओ मेरे पास, मेरे सीने से लगो। तुम नहीं जानती, तुमने मेरी तरबियत को सुरखरू कर दिया आज। खुश रहो, सलामत रहो, दो दो नहाओ पूतो भलो। वो तो उसका फैसला सुनकर इतनी खुश थी कि पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हलीमा, हलीमा, उन्होंने मुलाजमा को आवाज दी। जी बीबी जी। ऐसा करो, सबको यहाँ बुलाओ। बोलो मैं बुला रही हूँ। उन्होंने मुलाजमा को हुक्म दिया। जी बीबी जी, अभी भिजवाती हूँ। वो उसका जवाब सुनकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी और वहां से कुछ निकालकर वापस सोफे पर उसके पास आकर बैठ गई थी। जी बड़ी मामा, आपने बुलवाया? सबसे पहले उनके बुलावे पर किशमिश आई थी, फिर हैदरी। क्या बात है भाई? कोई अहम अनाउंसमेंट होने वाली है? जो काबीना का इजलास बुलवाया गया है और माशाल्लाह से तमाम अफराद ही मौजूद हैं। ये बीमू था जिसने आते ही बकवास शुरू की थी, बकौल किशमिश के। हाँ, अहम बात तो है। इनफैक्ट मुझे बीमू तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाना है, बड़ी मामा ने खुश होते हुए कहा। तो मामा जानी, सस्पेंस क्रिएट ना करें, प्लीज बताएं। आई एम सो मच एक्साइटेड। वो चलता हुआ उनके पास आया और उनके कांधों पर हाथ रखकर उनके पीछे खड़ा हो गया। हाँ मेरी जान, बताती हूँ। निदा, हाथ आगे करो। उन्होंने उसे हुक्म दिया। यहाँ हैदरी, इधर बैठो निदा के पास। जी मामा। वो उसके पास बैठ गया था और बीमू आंखों ही आंखों में किशमिश से मामला समझाने का कह रहा था और उसके कंधे उचकाते हुए नो लिफ्ट का सिग्नल दिया था। ये लो, ये पहनाओ अपनी दुल्हन को। उन्होंने खानदानी कंगन उसके हाथ में थमाते हुए कहा। एक मिनट, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बीमू ने बीच में टांग अड़ानी लाजमी समझी। मतलब यह है कि निदा आज से तुम्हारी भाभी है और इस घर की बेटी भी और बड़ी बहू भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सच्ची मामा? मगर इस बंदरिया से अच्छी बहू आपको मिल सकती थी, उसने निदा की नाक खींचते हुए कहा। हाँ ना, मैं भी यही कह रहा था। हैदरी ने भी उसकी टांग खींची। और हमें तुम्हारे बंदर भाई से बेहतर इंसान मिल सकता था।
किशमिश कहाँ उधार रखने वाली थी, चिराग लेकर ढूंढती तब भी नहीं मिलना था। शेर है मेरा वीर। खैर, कभी कभी शेरों को भी बंदरियां संभालनी पड़ जाती हैं। उसने भी उधार नहीं रखा था। देखना कहीं ये शेर बीगा बिल्ला ना बन जाए और जोरू का गुलाम बनकर ना घूमे। उसने भी दू बदू जवाब दिया। अच्छा, बस 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 करो, कुछ बाद के लिए भी बचा कर रख लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। चलो हैदरी, पहनाओ कंगन, उन्होंने निदा का हाथ आगे करते हुए कहा। और उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो ठंडा बर्फ की तरह हो रहा था। उसने इस मोमी गुड़िया को देखा और कंगन पहना दिए। बीमू ने सीटियां मारते हुए जाने कितनी ग्रुप सेल्फीज बना डाली थीं और किशमिश ने तालियां बजाते हुए हूटिंग की थी, जबकि निदा के अंदर होने वाली टूट फूट से कोई भी वाकिफ नहीं था। और हैदरी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वैसे भाई, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ, मुलाजमा की लाई गई मिठाई की प्लेट में से गुलाब जामुन उठाते हुए बीमू ने कहा। क्यों, मुझसे क्यों नाराज? उसने अपनी मामा के मुंह में मिठाई डालते हुए कहा। इसलिए कि मेरी नाक के नीचे आप मोहब्बत करते रहे, फिर इस मोहब्बत को लव प्लस अरेंज भी बनवा लिया और मुझे भनक तक भी ना होने दी। मानना पड़ेगा, वैसे टैलेंट है, उसने क्लिपिंग करते हुए कहा। बहुत शुक्रिया दादू तहसीन का। वैसे अगर तुझे भी कोई गाइडलाइन चाहिए तो आई ऑलवेज देयर फॉर यू। अब वो किशमिश के मुंह में मिठाई डालते हुए कह रहा था। ना भाई ना, ऐसी आफात का सामना करने का आप में ही स्टेमिना है, मुझे तो दूर ही रखें इससे, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। और किशमिश ने दिल से दुआ की थी, ऐसे ही एक और लम्हे की कि जब उसका और बीमू का नाम भी एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। वेट वेट, इधर इनको भी खिलाएं। वो दोबारा से बैठ गया था जब बीमू ने मिठाई की प्लेट उसके आगे करते हुए निदा की तरफ इशारा किया। क्यों भाई, मोटी हो जाएगी? मेरी बीवी, मुझे पतली लड़कियां पसंद है और वैसे भी आगे ही वो फटने को है। हैदरी ने फिर से उसकी टांग खींची थी और निदा का दिल किया था इसको बोले कि जाओ जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। अच्छा खिलाएं, मुझे पिक लेनी है। बीमू ने जिद की और उसने निदा के मुंह में मिठाई डाली, जो निदा को तो जहर ही लगी थी। अच्छा, ठीक 15 दिन बाद निकाह है और बीमू हैदरी शादी बड़ी धूमधाम से ही होनी चाहिए। जी मामा, डोंट वरी, बीमू ने एक और सेल्फी लेते हुए कहा। सब हंस रहे थे, खुश थे। बड़ी मामा ने अपने खानदान की खुशियों की सदा सलामती की दुआ की थी, मगर वक्त क्या चाहता था, नसीब में क्या था, कातिबे तकदीर ने क्या लिखा था, ये तो खुदा ही बेहतर जानता था। आज ऑफिस नहीं जाना था जो इतनी लेट उठी हो? वो कमरे से निकलकर बाहर आई थी और अनाबी की गोद में सर रखकर वहीं लेट गई थी ड्राइंग रूम के सोफे पर। नहीं, नींद ही इतनी आ रही थी, दिल ही नहीं किया उठने को। उसके दिमाग में ठेसे उठ रही थी, रात का अजलान का जुनून याद कर करके। लेकिन तुम्हारी आंखें तो बता रही हैं तुम सारी रात जागी हो, उन्होंने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। अनाबी, आपने रात को महसूस किया था कि जैसे कोई घर में आया हो? उसने उनके सवाल को नजरअंदाज करके अपना सवाल किया। नहीं बेटा, रात तो कोई नहीं आया था, और वैसे भी इतनी सिक्योरिटी में कैसे कोई आ सकता है? किसी का दिमाग खराब है, बगैर पूछे आए। वो हनूज उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। है ना आपके पोते का दिमाग खराब, और साथ मेरा भी कर देता है। आकर उसने जेरे लब बड़बड़ाया था। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं अनाबी, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। नहीं, सोना नहीं, चलो उठो, नाश्ता करो। रंग देखो कैसे पीला हुआ है, खाने पीने का भी ध्यान रख लिया करो, खून ही जलाती रहती हो बस अपना, उन्होंने उसे उठाते हुए कहा। मेरा खून आपका पोता जो है पीने के लिए, उसने दोबारा से उनकी गोद में सर रखते हुए कहा। और इसी लम्हे उसकी आंखों के सामने रात का मंजर लहराया था और उसने शर्म से अपना सर अनाबी की गोद में घुसाया था। अच्छा, बस 5 मिनट, उसके बाद फ्रेश होकर नाश्ता करूंगी, उन्होंने हुक्म दिया था। अच्छा फजर, मुझे याद आया, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। चाह ब्याह की डेथ हो गई है। व्हाट? और आप मुझे अब बता रही हैं? वो उछलते हुए उठी थी। बस बेटा, मुझसे खुद इतनी दूर का सफर नहीं होना था और तुम अपनी मीटिंग्स में बिजी थी, बता ही नहीं पाई कुछ। काजिम अंकल का कुछ पता चला? वो उस दिन से गायब है ना, जब मामा की डेथ हुई? उसने पूछा। नहीं बेटा, उसका तो कुछ पता नहीं चला, आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मुझे तो मिशी की फिक्र हो रही है, वो अकेली कैसे संभालेगी सब, इसलिए मैंने उसको यहीं बुलवा लिया है, हमारे साथ ही रहेगी। और अच्छा है ना, घर में रौनक लग जाएगी। छोटी सी तो है वो, अभी तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, और वैसे भी हमारे सिवा और है ही कौन उसका, उन्होंने आंखों की नमी साफ करते हुए कहा। अच्छा किया अनाबी, वैसे भी मामा बाबा के बगैर जीना बहुत मुश्किल होता है,
इंसान लावारिस और बेसहारा हो जाता है। उसने भी भराई आवाज में कहा, अल्लाह न करे मेरे बच्चे कभी लावारिस और बेसहारा हो। अल्लाह मिशी के और तुम्हारे दोनों के हक में बेहतर करे। उन्होंने दिल से दुआ की थी। क्या वो मान गई आने के लिए? उसने उनका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाते हुए कहा, मानेगी कैसे नहीं, दादी हूं उसकी मैं, मेरे भाई की पोती है वो, अपनी दादी को इनकार कैसे कर सकती है वो, और वैसे भी ना समझ है वो, मैं अपने खून को दुनिया के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकती हूँ। कल शाम की फ्लाइट है उसकी। सच्ची अनाबी? उसने उठते हुए जोश से कहा। हाँ, और अब जाकर नाश्ता करो। अच्छा ना, उसने उठते हुए कहा। मिशी का सुनकर वो खुश हुई थी कि चलो उसके घर में कोई उसका हम एज भी होगा जिससे वो सब दुख सुख शेयर करेगी। जब से दुआ गई थी वो तो हंसना और शरारतें करना भूल गई थी, और बाहर से कोई दोस्त तो उसने कभी बनाई ही नहीं थी। बीबी जी, हमदानी साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। वो उठने लगी थी कि अनाबी को मुलाजमा ने आकर इतला दी। ठीक है, भेज दो, उन्होंने कहा। ये इस टाइम? क्यों, तुमने तो नहीं बुलवाया? उन्होंने फजर को मशकूक नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, मैंने नहीं बुलवाया, उसने फट से जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम अनाबी, उन्होंने आते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ इब्राहिम, कैसा? और फजर बेटा आप कैसी हो? उन्होंने फजर से पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल, बाबा भी ठीक हैं। क्या लोगे, चाय कॉफी? अनाबी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए हाजिर हुआ था। हाँ बोलो, सुन रही हूँ, उन्होंने उसे खोजती नजरों से देखते हुए कहा। आप जानती हैं अरहम हॉस्पिटल में है और इस पर यह दूसरा हमला करवाया गया है और ये सब अजलान करवा रहा है, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। कब हमला हुआ था? फजर ने कांपती आवाज में पूछा। कल, दो टोक जवाब मिला। मतलब वो कल उसको ठिकाने लगाकर मेरे पास? फजर ने ताना जोड़ा और उसका दिल बुरी तरह धड़का था। अनाबी, आप अजलान को अच्छे से समझा लें, अगर वो समझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर मुझे अपने तरीके से आता है समझाना। उन्होंने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। तो तुम्हें लगता है अरहम बेकसूर है? अच्छा चलो एक बात बताओ, अजलान ने तुम पर हमला क्यों नहीं करवाया, या फिर किसी और पर क्यों नहीं? इसलिए कि जो सोए शेर को जगाता है ना, तो चीथड़े उसके ही उड़ते हैं। आखिरी अल्फाज उन्होंने चिंगाड़ते हुए अदा किए थे। तुम देख सकते हो अपनी बीवी को किसी और की बाहों में? नहीं ना। खुद तुम्हारा बेटा भी इतना बेगैरत नहीं होगा, तो मेरा पोता कैसे इतना बेगैरत हो सकता है? उन्होंने जवाब पेश किया। वो शादी करना चाहता है फजर से, इसलिए वो उसने ऐसा किया। उन्होंने भी जवाब पेश किया। क्या वो नहीं जानता कि एक इंसान के निकाह में रहते हुए लड़की दूसरा निकाह नहीं कर सकती? अपने बेटे को समझाओ, हमदानी के इज्जतों पर बात आ जाए तो कत्ल होते हैं। एक बार सच सामने आ जाए फिर जो ये दोनों फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मगर तब तक अपने बेटे को दूर रखो फजर से, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। और एक और बात याद रखना, अजलान मेरा पोता है, शाहों का खून दौड़ता है उसकी नसों में, वो कुछ गलत नहीं करेगा कभी भी। चाय पी कर जाना। वो उसकी अकल ठिकाने लगाकर वहां से चली गई थी। चाय, माई फुट। वो भी गुस्से से तन फन करते निकल गए थे और फजर दोनों को हक्का बक्का देख रही थी। भाई हमें भी पाकिस्तान आना है, हमें नहीं रहना यहाँ आपके बगैर, वो जिद कर रही थी। दुआ बेटा, यहाँ आकर क्या करोगी? वहाँ स्टडीज कंप्लीट करो फिर आ जाना, अजलान ने समझाना चाहा। स्टडीज पाकिस्तान में रहकर भी कंप्लीट हो जाएगी और मिशी भी आ रही है वहाँ, उसकी मामा की डेथ हो गई है, वो बहुत मिस करती है चाह ब्याह को, और अनाबी ने भी उसे पास बुलवा लिया है अपने। तो आप भी इधर हो, मेरी फ्रेंड भी उधर आ रही है, तो मेरा कैसे दिल लगेगा? मुझे नहीं पता भाई, मान जाए ना प्लीज प्लीज, उसने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मामा से बात करवाओ। नहीं, पहले मेरी बात सुने, मैं अनाबी के पास रहूंगी, फजर भाभी के पास, उसने नई फरमाइश की थी। दिमाग सेट है तुम्हारा? अनाबी से मिल लेना, मैं मना नहीं करूंगा, और फजर से फोन तक ही महदूद रहो। ये जो तुम मेरे मना करने के बावजूद उससे फोन पर बातें करती हो, मुझे सब पता है, उसने गुस्से से कहा। हाँ तो मैं क्यों छोड़ूं? जो भी बात है आप बड़ों की है, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे और मैं वैसे ही मिलूंगी। आप अपने तक रखिए नाराजगी, और ये ले मामा से बात करें। इससे पहले कि वो किसी बात का जवाब देता, उसने फोन निदा बेगम को पकड़ा दिया। मामा ये क्या बकवास कर रही है, ये सब आप सिखाती हैं ना इसको, उसने झंझलाते हुए कहा। हाँ तो मेरी तो तुम कोई बात मानते नहीं हो, तो इसकी तो मानोगे ना। और कौन सा कुछ गलत कहा इसने? इतने सालों हमें इनसे दूर रखकर क्या मिल गया तुम्हें? मेरी जिंदगी में ये पहली बार है कि मैं उनसे 5 साल दूर रही हूँ। उनकी आवाज भर आ गई थी।
तो आप सीधी तरह बोलें कि ये दुआ नहीं आपकी ख्वाहिश है। उसने सर्द लहजे में कहा, मेरी ख्वाहिश का कभी तुमने सोचा भी है? मेरी तो ख्वाहिश है तुम्हारे बच्चे देखूं। करोगे पूरी? उन्होंने कहा, कर दूंगा, आ जाएं फिर, ऐना से शादी करके आपकी ख्वाहिश कर दूंगा पूरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शट अप इजी, मेरे जीते जी तुम ऐसा करके तो दिखाना, फिर बताऊंगी तुम्हें मैं। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा कब की टिकट्स कराऊं आपकी? उसने बात बदली, मिशी की तो कल की हुई हैं, तुम ऐसा करो नेक्स्ट वीक में करवा दो, मुझे अभी टाइम लगेगा पैकिंग वगैरह में, और अना भी और फज्जर के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं। उन्होंने तफसील बताई। मामा क्या सच में पापा आपके शौहर थे? आप अपने शौहर के कातलों को इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दे सकती हैं? उसने सर्द लहजे में कहा, अना भी तुम्हारे बाप की माँ है, और तुम्हारे मरे हुए बाप ने हर लम्हे मुझे यही कहा कि मेरे लिए मेरी जात से भी बढ़कर उनका ख्याल रखना अहम है, और इस मामले में मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरे लिए अनाबी की जात अहम और अव्वल रहनी चाहिए। और रही बात फज्जर की, तो जिस दिन तुम मुझसे दस्तबरदार हो जाओगे मैं भी हो जाऊंगी, मगर तब तक वो मेरी बहू है और रहेगी। उन्होंने सर्द लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके कॉल कट कर दी थी। सुना है कल तुमने काफी तूफान उठाया हुआ था, तुम क्यों चाहते हो तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही आए? वो उसके सामने बैठा गुस्से से धाड़ रहा था, और वो रस्सियों में जकड़ा उसकी धाड़ पर हंस रहा था, कहे लगा रहा था, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है? अरे पागल इंसान, मेरी मौत तेरे हाथों लिखी होती तो तू कब का मार चुका होता मुझे। मेरे खुदा को कुछ और मंजूर है जिससे तू भी लाइल्म है। उसने हंसते हुए कहा, खुदा का तो पता नहीं, पर तुझे किस मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है मैंने, और लगता है वो मकसद जल्द पूरा होने वाला है। फिर अपने हाथों से तुझे गोली मारूंगा। उसने उसके मुंह पर जूते से ठोकर मारते हुए कहा, देखना कहीं ये चाल खुद तुम पर भारी ना पड़ जाए। जिस दिन सच सामने आया उस दिन तुम्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। उसने अपने होंठ से खून साफ करते हुए कहा, जो उसकी ठोकर लगने से बह रहा था। एक तू और एक वो बुड्ढी, दोनों बहुत सच सच करते हो, दोनों को खत्म करूंगा अपने हाथों से। उसने उसे फिर से ठोकर मारी थी। वैसे भी वो बुड्ढी इतना जी कर क्या करेगी, काफी उम्र हो गई है उसकी। कहा लगाते हुए उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। उठ जाओ बगैर तो मेरे घर में, मेरे बेड पर कैसे मजे लेकर सो रहे हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रात मैं नहीं तुम दोनों जागे हो। वो जब से फजर के बाद से आया था, स्टडी रूम में बैठकर उसने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, और अब वो अपने कमरे में तैयार होने आया था तो उनको अपने रूम में गधे घोड़े बेचकर सोते देखकर उसका पारा हाई हो गया था। हाँ उठ गए। दोनों आंखें मलते उठ बैठे थे जैसे कोई अजाब आ गया हो। कौन सा अजाब आ गया है? हादी ने दोबारा लेटते कहा, कोई अजाब नहीं आया। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? उसने हादी को क्वेश्चन मारते पूछा। तू ठीक तो है? अली ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ लगाया, उसका चेहरा थपथपाया। क्या कर रहा है? क्या हुआ है? अजलान ने उसका हाथ झटका। मतलब सारी रात हम तेरी परेशानी में खार होते रहे, और इसी खारी में हम यहाँ तेरा इंतजार करते सो गए, और तू हमसे पूछ रहा है कि क्या हुआ? हादी ने गुस्से से कहा, हाय माँ सदके जाए, अल्लाह ने कहाँ से दे दिए मुझ गुनाहगार को इतने प्यारे दो अनमोल रतन। इसने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाया था। बकवास न कर, ये बता तेरा सिस्टम ठीक कैसे हुआ? किस पर गुस्सा निकाल कर आया जो इतना ठंडा हो गया? अली ने उसे खोजते हुए कहा, तू नहीं जानता क्या जहर को जहर ही मारता है, लोहे को लोहा ही काटता है, और जो दर्द देता है मरहम भी वही रखता है। उसने बालों में उंगलियां फेरते अपना हेयर स्टाइल सेट करते कहा, मतलब तूने फिर फज्जर पर गुस्सा उतारा? हादी ने कहा। उनको उसके इतने नॉर्मल बिहेव पर गुस्सा आ रहा था, मतलब वो कहीं से भी कल वाला अजलान नहीं लग रहा था। हाँ सजा तो बनती थी उसकी, पर उसको सजा जरा अपने स्टाइल से देकर आया हूँ। उसने सीटी बजाते हुए कहा, चल यार चलें, हम तो एवं ही खार हुए इसके पीछे। अली ने जलते भूनते कहा, ये जरा अपनी शौकियों से फुर्सत मिल जाए ना तो ये भी मालूम कर लेना जिसका तूने कल कीमा फ्राई बनाया था वो बच गया या जिंदा है? हादी ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। क्या मतलब वो बच गया है? अजलान ने अब्रू उठाते हुए कहा, हमें क्या पता, हम तेरे नौकर थोड़ी हैं, क्यों बताएं? अली तो फुल तपा हुआ था। बच गया होगा यार, अभी उसने मुझसे 4-5 मारे और खानी है, इतनी जल्दी वो बाज आने वाला नहीं है। अजलान ने हंसते हुए कहा, हाँ तेरा भी कमीनापन इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। बाय, अली ने कहा था। वो दोनों चले गए और वो हंसता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जानता था कि दोनों नाराज गए हैं, और ये भी जानता था कि ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते।
मगर अफान अंकल, मैं नहीं जा सकती वहां। कल मिशी आ रही है, मुझे उसे रिसीव करना है। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो ऑफिस में अफान मलक के सामने बैठी इल्तिजा कर रही थी। हेलो अंकल, अजलान ने उनके रूम में एंटर होते कहा। हेलो। अच्छा अजलान, मुझे तुम्हें यह बताना था कि कल इस्लामाबाद जाना है तुम दोनों ने। एक फॉरेन मीटिंग है, अगर ये अप्रूव हो गई तो हमें करोड़ों का फायदा होगा। उन्होंने अजलान को आगाह किया। व्हाट, मुझे उसके साथ जाना है? अब तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना, वो चीखते हुए बोली। अंकल, मीटिंग की टाइमिंग क्या है? उसने उसे इग्नोर करके मलक साहब से सवाल पूछा, गोया वो हो ही ना यहाँ। बेटा, कल रात 8 बजे आएगा वो फॉरेन डेलीगेशन। तुम लोगों की प्लेन की टिकट्स मेरी पीए रिजर्व करवा देगी। उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं जाना, आपने फिर दोनों लगा रखी है। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। देखो फजर, घर को और ऑफिस को अलग अलग जगह पर रखकर काम करना सीखो। हमें भी बहुत काम होते हैं, मगर हम मैनेज करते हैं, तुम्हें भी मैनेज करना पड़ेगा। और अजलान को अपना शौहर नहीं, एक बिजनेस पार्टनर बनकर ऑफिस में ट्रीट किया करो। नहीं कर सकती ये सब तो घर बैठ जाओ। वो गुस्से से एक एक लफ्ज चबाते हुए अदा करते वहां से चले गए और वो लाल बब्बू का चेहरा लिए उन्हें जाता देख रही थी। इतनी इंसल्ट वो भी अजलान के सामने हो गई उसकी, और अजलान उसका हंस हंस कर बुरा हाल था। वो पेट पर हाथ रखे हंसता जा रहा था। वैसे फजर, तुम्हें फील नहीं हुई इतनी इज्जत अफजाई? मुझे तो बहुत फील हुई। उसने हंसते हुए उसकी टांग खींची। मरो तुम, वो गुस्से से कहते हुए उठ खड़ी हुई। उसने उसका एक हाथ बैठे बैठे ही पकड़ा था। आज रेड लिपस्टिक नहीं लगाई या तौबा कर ली है उससे? उसने उसे छेड़ते हुए पूछा। छिछोरा, उसने अपना हाथ चढ़वाते हुए कहा और जाने लगी। अच्छा, जाते जाते ये तो बताती चलो, फील भी हुई या नहीं? उसने फिर से हंसते हुए हाँक लगाई। बहुत अच्छी लग रही हो। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। आज निदा और हैदरी की मेहंदी का फंक्शन था। बहुत धूमधाम से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे और बड़ी मामा उनकी तो खुशी ही दीदनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने दोनों जहानों की खुशियां उनके कदमों में ढेर कर दी हों। तुमसे पूछा मैंने, उसने पलटकर एक साइड पर होते हुए कहा। लाल रंग के शरारे के ऊपर जर्द रंग की कुर्ती पहने, बड़े से ऑरेंज दुपट्टे में जिलमिलाते कोटे की फुलकारियां, बालों को लंबे से परांदे में बांधे, कुछ लटों को चेहरे पर गिराए, बड़े बड़े झुमके कानों में आवेजा किए। बिलाशुबा वो हर लिहाज से किसी का भी दिल डगमगा सकती थी। तारीफ पूछने पर की जाती है क्या? अहमद ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम ना अपने मतलब से मतलब रखा करो। किशमिश ने नाक फैलाते हुए कहा। मेरे सारे मतलब तुमसे ही निकलते हैं। उसने उसको गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मोहब्बत करता हूं तुमसे। अहमद ने आगे बढ़कर उसकी लट को कान के पीछे करना चाहा। अपनी औकात में रहा करो। मोहब्बत और हवस में बहुत फर्क होता है, और तुम्हारी नजरों की कमीनगी तुम्हारी हवस का मुंह बोलता सबूत है। उसने उसके हाथ को झटकते हुए कहा। तैयारी कर लो फिर मेरी हवस को बर्दाश्त करने की। उसने कमीनी मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। किशमिश अगर किसी के लिए खुद को तैयार कर सकती है तो वो बीमू है, और उसके अलावा मुझे किसी कुत्ते बिल्ले के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। उसने एक एक लफ्ज गुस्से से चबा चबा कर अदा किया था और जाने को मुड़ी। वो बीमू जिसके फलक को भी नहीं पता कि उसकी बहन प्लस कजन उसको शिद्दत से चाहती है, वो तुम्हें घास नहीं डालता। उसने उसके मुड़ते ही कहा। कोई बात नहीं, उसको नहीं पता तो मैं बता दूंगी, और तुम फिक्र न करो, घास भी मैं ही डाल दूंगी। तुम बस मेरे बच्चों के चाचू प्लस मामू बनने की तैयारी कर लो। चाचू बीमू की तरफ से और मामू मेरी तरफ से, समझे भाईजान? उसने पलट कर जवाब दिया और 1 मिनट भी जाया किए बगैर वहां से चली गई। यार फजर, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूं, मेरे लिए तो नहीं आ रही ना तुम वापस। तुम तो मिशी के लिए आ रही हो। इतने सालों से जब मैं बुला रही थी तब तो नहीं आई तुम। उसने गले में दुपट्टा पहनते हुए नाराज अंदाज में कहा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा और मिशी का पूरा प्लान उस साल के लास्ट में आने का। वो तो चाह बिया की डेथ की वजह से। उसने बात अधूरी छोड़ी। तो तुम्हारे मॉन्स्टर भाई ने इजाजत दे दी? उसके चेहरे के जाविये बदले थे। आप नहीं जानती, दी दुआ ग्रेट, कुछ कहे और उसका भाई ना माने, हो सकता है ऐसे कुछ? उसने इतराते हुए कहा। हाँ तो तुम भी तो सीधी सीधी चमची हुई अपने भाई की। उसने सैंडल के स्ट्रैप बंद करते हुए कहा। इस हिसाब से तो फिर आप पतीली हुई, क्योंकि बीवी का हक ज्यादा होता है। उसने हंसते हुए कहा। सीरियसली ये मजाक था? उसने पूछा। नहीं मिस पतीली, ये हकीकत थी, उसने कहा लगाते हुए कहा। दुआ की बच्ची, तुम न वहीं मरो, यहाँ आने की जरूरत नहीं।
आगे तुम्हारा भाई क्या कम था मेरी जान हल्कान करने के लिए, जो तुम भी अपनी जंगी साजो सामान के साथ धावा बोलने वाली हो। वो तो अपने नए नाम मिस पतेली का सुनकर शौक से ही बाहर नहीं निकल सकी थी। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मैं अब प्रोमिनेंट आप पर धावा बोलती रहूंगी, क्योंकि अब हम हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। उसने चहकते हुए कहा। हाय मेरी किस्मत बुरी पंसी, मैं तो तुम ऐसा करो वहीं रहो। उसने अपनी फाइल्स पकड़ते हुए कहा। ना, जब एक बार जंग का ऐलान कर दिया जाए तो या तो गाजी बनकर लौटते हैं या शहीद। उसने डायलॉग मारा था। तुम्हें बहुत शौक है मेरे हाथों शहीद होने का, उसने रूम से बाहर आते हुए कहा। नहीं, वो तो तुम मेरे भाई को कर चुकी हो अपनी अदाओं से, और वो हो भी चुके। उसने उसे छेड़ा। तुम ज्यादा दादी अम्मा नहीं बनती जा रही, उसने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। यार फुप्पो बना दो बस, बाकी सब मैं खुद बन जाऊंगी, उसने कह कहा लगाते हुए कहा। और वह जिसने पानी का अभी एक घूंट ही भरा था उसे जोर का इच्छू लगा था, और दुआ का इसकी हालत इमेजिन करके हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। क्या हुआ, ठीक हो? अनाबी ने उठकर उसकी कमर मसली थी, वो भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। वो उसने खांसते हुए कहा। दुआ की बच्ची फोन रखो, उसने खांसते हुए फोन बंद कर दिया। और इधर दुआ साहिबा हंस हंस के बेहाल। क्या है फजर, बच्ची हो जो ऐसे करती हो? वो उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर परेशान हुई। कुछ नहीं है अनाबी, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ आए बैठे, उसने उन्हें वापस चेयर पर बिठाते कहा। आपको आंटी की कॉल आई? वो और दुआ परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान, उसने खुश होते हुए बताया। हाँ, रात ही दुआ ने बता दिया था। बेसब्री है वो तो, उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। अनाबी मुझे आज इस्लामाबाद जाना है, मिशी को रिसीव करने नहीं जा सकूंगी, उसने ग्लास में जूस डालते हुए कहा। जाना जरूरी है? उन्होंने चाय का सिप लेते हुए पूछा। जी अनाबी, जाना जरूरी है, नहीं तो मैं खुद लेने जाती उसने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कब जाना है? ऑफिस से सीधा शायद चली जाऊं, उसने उन्हें मतला किया। अच्छा, वापसी कब है? किसके साथ जा रही हो? उन्होंने कप रखते हुए कहा। अजलान के साथ। रात में ही वापस आ जाएंगे, 1 घंटे की मीटिंग है बस, उसने आम से अंदाज में कहा। अजलान के साथ जाने के लिए रेडी कैसे हो गई? उन्होंने सोचा। तुम अली से कह देना मिशी को रिसीव कर ले। बिल्कुल नहीं, उस चलगोजे का नाम भी मत ले मेरे सामने, उसको गुस्सा आया था। क्या हो गया फजर, उसे भी नहीं मालूम होगा कि अजलान आ रहा है या नहीं, और तुम्हें अजलान का पता तो है, कहता कुछ है करता कुछ है, सबसे ज्यादा काम भी अली ही तुम्हारे आता है, और तुम बिला वजह उससे मुंह फुलाकर बैठी हो। उन्होंने उसे समझाया। नहीं अनाबी, ये सब एक जैसे हैं, सब मिले हुए हैं, आप नहीं जानती इनको, उसने उठते हुए कहा। तो उसका फिर भी कसूर नहीं, उन्होंने फिर समझाया। लेकिन मैं फिर भी नाराज हूं इस चलगोजे से। आप फिक्र न करें, मैं हादी को बोलूंगी, वो रिसीव कर लेगा, आप परेशान ना हो, मैं चलती हूँ, उसने उनका गाल चूमते हुए कहा। अच्छा, अगर ऑफिस से ही सीधा गई तो मुझे कॉल करके बता देना। जी बता दूंगी, वो बाहर की जानिब बढ़ गई। प्लीज ना अंकल, मैं कौन सा उसको अगवा कर लूंगा, बीवी है वो मेरी, उसने रिक्वेस्ट की। ना बाबा ना, क्यों मुझे भरी जवानी में मरवाना है, उन्होंने साफ इनकार किया। कौन सी जवानी, खुदा का खौफ करें अंकल, उसने उनके सफेद बालों को देखते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ, दिल को जवान होना चाहिए, उन्होंने गड़बड़ाते हुए कहा। प्लीज ना अंकल, मैं कह रहा हूं ना, उसे नहीं पता चलेगा, आप पर तो बात भी नहीं आएगी, उसने फिर से रिक्वेस्ट की। उसे कैसे नहीं पता चलेगा, उसने मुझे कच्चा चबा जाना है, जब उसे ये पता चलेगा वापसी की टिकट्स रिजर्व नहीं हुई। अंकल प्लीज, आई वांट टू गो लॉन्ग ड्राइव विद हर, प्लीज ना, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, उसने इल्तिजा की। ओके बट वो सेव रहनी चाहिए, उन्होंने तंबीह की। यस श्योर अंकल, एंड थैंक यू सो मच, उसने खुश होते हुए कहा। यार तो एक काम करेगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम फजर की कजन को पिक कर लोगे एयरपोर्ट से, उसने अली को कॉल करके बताया। तुम लोग ऐसे करो, मुझे ड्राइवर की जॉब पर ही रख लो, उसको उठा लूं, उसको उठा लूं, पागल समझा हुआ है क्या, मैं नहीं जा रहा, खुद लेकर आओ, उसने कहते हुए कॉल कट कर दी और हादी होंकों की तरह मोबाइल देखता रह गया। वो दुल्हन बनी हिजला अरूसी में बैठी थी, अपने सारे जुमला हकूक हैदरी के नाम लिखवा दिए थे। किसी की अनचाही बीवी बनकर उसकी जिंदगी में शामिल होने की तकलीफ शायद जिस पर गुजरती हो वही बेहतर जानता है। या अल्लाह, प्लीज मेरी जिंदगी आसान कर दें, प्लीज, मैंने सब कुछ आपके सपुर्द कर दिया है,
मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। प्लीज मेरे लिए आसानियां पैदा कर दें। वो लर्ज कर रो रही थी या रोते हुए लर्ज रही थी, इसका फर्क करना मुश्किल हो रहा था। निकाह होने तक उसने दिल से दुआ की थी किसी मौजज़े की, कि कोई मौजज़ा हो जाए और ये निकाह रुक जाए, मगर होना वही होता है जो मंजूर रब भी होता है। उसका हैदरी की जिंदगी में शामिल होना लिखा था, सो वो मकसूद ठहरा। कितने बेआवाज आंसू उसकी आंखों से बहे थे। अभी वो अपने आप से जंग लड़ रही थी कि उसे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज ने चौंकाया था। उसने लरजती पलकों से उसे देखा था और सर झुका लिया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या होगा, कौन से नाकर्दा जुर्मों की सजा उसके हिस्से में आएंगी। वो अंदर आया और उस पर कोई भी निगाह गलत डाले अलमारी की तरफ बढ़ गया और स्लीपिंग सूट लिए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। निदा की नजरों के आगे वो सारे लम्हे आए जब जब उसने उसे बाजू से पकड़कर तकलीफ दी। उसने शिद्दत से अपने हाथों की मुट्ठियां भींची। क्या ये फिर मुझे तकलीफ देंगे? नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ऐसे बैठे देखकर कहीं गुस्सा ही ना करें। मैं कौन सा उनकी मनचाही बीवी हूँ? वो सोचते हुए अपना लहंगा संभालती ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई। रेड और ग्रीन कलर के लहंगे में नफासत से किए मेकअप में वो गजब ढा रही थी। उसकी खूबसूरती दीदनी थी, जभी तो बड़ी मामा उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते? सोचते हुए उसने अपने कान का बिंदा उतारा था। अभी हाथ दूसरे बिंदे की तरफ बढ़ाया ही था कि उसे बाथरूम से उसके निकलने की आवाज आई। अब वह उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा था। उसने भी उसकी मौजूदगी का नोटिस न लेते हुए अपने दूसरे कान का बिंदा उतारा। हाथों की लर्जिश साफ बता रही थी कि वो उसके इतने करीब पीछे खड़े होने पर नर्वस हो रही है। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर अपने गले का नेकलेस उतारती, हैदरी के हाथों की हुक्मरानी उसकी गर्दन तक हो चुकी थी। उसके हाथों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके उसने शिद्दत से आंखें बंद की थी। एक दुल्हन इतना सजती संवरती किसके लिए है? उसने सर्द लहजे में मिरर से उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। वो आंखें बंद किए उसके हाथों के लम्स पर आंसू बहा रही थी। मैंने कुछ पूछा है? अब उसने उसकी गर्दन को उसी हाथ से दबोच कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। शौहर के लिए, उसने कांपती आवाज में कहा। तो मैं क्या हूं तुम्हारा? उसने फिर से सवाल किया था। शौहर? तो क्या मैंने तुम्हें देख लिया था जो तुम ये सब कर रही हो? उसने एक झटके से उसके दुपट्टे को खींचकर फेंका था। दुपट्टे के साथ लगी पिन्स और उसके बाल दोनों में खिंचाव की वजह से उसे अच्छी खासी तकलीफ हुई थी। उसने उसे डिबडिबाती आंखों से बेयकीनी से देखा। बोलो, या गूंगी हो गई हो? किसने हक दिया था कि मेरे देखे बगैर तुम अपना हुलिया बिगाड़ो? वो फिर से धाड़ा था। वो मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, कौन है वो? उसने अगला सवाल दागा। क्या मतलब? उसने नासमझी से देखा। कौन है वो जिसके लिए आंसू बहा रही हो, जिसकी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? उसने उसे बाजू से दबोचते हुए कहा। कोई नहीं, मैं तो बस इसलिए इनकार कर रही थी कि आप ये रिश्ता नहीं चाहते थे। मैंने आपकी और बड़ी मामा की बातें सुन ली थी। उसने रोते हुए अपनी सफाई दी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ? वो धाड़ा था। बंद करो रोना, जहर लगती हैं मुझे ये आंसू बहाती लड़कियां। हुलिया दुरुस्त करो अपना और बेड पर पहुंचो। उसने उसे झटके से छोड़ते हुए कहा। वो बुरी तरह लहराकर जमीन बोस हुई थी। मुझे किशमिश के पास जाना है, उसने रोते हुए कहा। और वो जो बेड की तरफ बढ़ा था, उसकी फरमाइश सुनकर उसका पारा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा था। क्या बकवास की है तुमने? फिर से कहना। मैं बड़ी मामा को सब बता दूंगी। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। आपने मुझे हैंड पर भी हर्ट किया और यहाँ भी। उसने मुड़कर अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। हैदरी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी और फिर पलटना भूल गई। फिर पीछे से गहरे गले और सफेद रंगत पर रेड कलर का उठाव। उसकी गर्दन धमक रही थी। उसका पल में दिल बेईमान हुआ था। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, उसने पलट कर फिर से कहा। मिटे मिटे से मेकअप में रोई रोई आंखें, उस पर दिलकश सरापा वो डगमगा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो नाजुक सी गुड़िया बेकसूर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, बहक रहा था, या निकाह की ताकत थी, वो समझ नहीं पा रहा था। देखे मैं बड़ी मामा को। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में उठा लिया था और बेड पर लाकर बड़े आराम से लटाया था। क्या बड़ी मामा को?
वो उस पर झुकते हुए पूछ रहा था। वो उसके नकूश में बहक रहा था। मैं बड़ी मामा को बता दूंगी। श्श। वो उसके होंठों पर झुका था और अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ा था। क्या बताओगी? वो अब उसकी गर्दन पर झुका था। प्लीज छोड़े मुझे किशमिश के पास सोना है, अपने रूम में जाना। वो अपनी उखड़ती सांसों को बहाल करते हुए बोली। सुलाता हूं मैं तुम्हें किशमिश के पास। अब यही है तुम्हारा रूम और सोया तुम मेरी बाहों में करोगी। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी और वो अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश में हलकान हो रही थी। वो एयरपोर्ट से निकल आई थी मगर फजर की भेजी गई तस्वीर वाला इंसानों से कहीं नहीं दिख रहा था। इससे तो अच्छा होता मैं खुद ही टैक्सी लेकर चली जाती। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए सोचा। हाय। उसे अपने पीछे से आवाज आई। आप मिशाल शाह हैं? आई एम हादी, फजर का भाई। उसने हाथ आगे करते हुए कहा। उसने हाथ मिलाते हुए उसका सिरसिरी जायजा लिया और उसके आगे चलने लगी। हाँ रूड। उसने मिनट से पहले खिताब दिया था। एक्चुअली फजर को काम था इसलिए उसने मुझे भेजा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैं जानती हूँ। उसने अपने मोबाइल से हेडफोन अटैच करते हुए कहा। आपका सफर कैसा रहा? उसने अगला सवाल पूछा। यस जेसिका, आई एम इन लाहौर। या इट वाज गुड। उसने किसी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगी। मतलब हादी को उसके सवाल समेत इग्नोर किया और फिर वो पूरे रास्ते इस जेसिका नामी बला से बातें करती रही। गाड़ी घर में रुकते ही वो गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई बगैर उसे थैंक्स किए, बगैर अपना सामान लिए। अब हादी को मजीद गुस्सा आया था। वो उसका सामान लेकर जब अंदर बढ़ा तो वो अनाबी से मिल रही थी। उसने भी उन्हें सलाम किया और उनसे प्यार लिया। कैसे हो हादी बेटा, आओ बैठो। उन्होंने उसे बैठने का कहा। नहीं अनाबी, मुझे मीटिंग पर जाना है, फिर कभी हाजिर होगा, इजाजत दें। वो कहता हुआ वापसी के लिए मुड़ा। ठीक है बेटा, उन्होंने उसका शाना थपकते हुए कहा। सॉरी बेटा, मैं और फजर तुम्हें पिक करने नहीं आ सके। अनाबी ने कहा। कोई बात नहीं अनाबी, उसने उनसे लिपटते कहा। अनाबी, आपको हक करके मामा वाली खुशबू आ रही है, उसने बराई आवाज में कहा। बेटा रोते नहीं, उन्हें पढ़कर बख्शा करो। सब रिश्ते दायमी होते हैं और रब की तरफ तो हम सब ने एक ना एक दिन लौट कर जाना है। मामा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। पापा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसे लगता है मैं खुद जिंदा लाश बन गई हूँ, बस कब्र में उतरना रह गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता अनाबी, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, ना किसी एक्टिविटी में, ना दोस्तों में, ना नमाज में, ना मौसीकी में, ना शोर, ना तन्हाई। उसने रोते हुए कहा। इंसान खुद अपने अंदर बहुत बड़ी कब्र है जिसे कभी कभी ना तो किसी साजिंदे के साज की जरूरत पड़ती है और ना किसी फूल की खुशबू की, ना किसी दुख की उजरत में मिले ख्वाब की। फना सैराब जिंदगी, अजाब, दुख, दर्द, सब अजलों से अपनी जंगें लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। बहल जाना कभी मुमकिन होता है, कभी नहीं। बिखरने से सिमटने तक का सफर बंदे और रब के दरमियान वाले मामले में था, है और रहेगा। अनाबी ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा। मेरी जान, जख्म वक्त के साथ साथ भरते हैं, खुद को वक्त दो। उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। मैंने भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। उन्होंने उसे फ्रेश होने के लिए भेजा।